जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रामाई चेंजेज़ हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसमें एक सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का मामला था और वो मामला जो है वो हल हो चुका। खान साहब को जो है वो उन्होंने धर लिया है। 3 साल की कैद है उनकी। अब उनकी कैद का मामला कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता, ये हमारा मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि आया कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसका मार्केट जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट लेगी। मेरा ख़्याल है कि अब ये जो इमरान खान साहब वाला मामला है, ये मार्केट के ऊपर इतना असरअंदाज़ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट जो थी, वो पहले बहुत डरी हुई थी और डरने की जो वजह थी, वो ये थी कि हमें आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिल रहा था। यानी कि वो एक बैड न्यूज़ थी, एक बैड फैक्टर था। उसके साथ इमरान खान साहब वाला अगर तड़का लगता है, तो उससे जो बैड इम्पैक्ट है वो डबल हो जाता है। अब अगर हम एक बहुत बड़े बैड इम्पैक्ट को माइनस कर देते हैं, जो कि आईएमएफ वाला था, जिसकी वजह से कि मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। लिहाज़ा अब जो दूसरा फैक्टर रह जाता है इमरान खान साहब वाला, उसका इम्पैक्ट अकेले का इतना पड़ता हुआ मुझे मार्केट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट ने जो अपनी टेक्निकली करेक्शन करनी है, मार्केट उस फ़ेज़ में है। लिहाज़ा ये जो जिस वक़्त हम आगे जाएँगे और कैंडलस्टिक पर बात करेंगे, उस वक़्त हम ये इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू में मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है फ़र्ज़ कीजिए टेक्निकली जो कि अपने करेक्शन फ़ेज़ के अंदर है और मार्केट मज़ीद कोई 100, 200 या 400 इवन के 500 पॉइंट्स भी अगर मंडे वाले दिन निकाल देती है, तो इसको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि मार्केट अपने करेक्शन फ़ेज़ में है और हम इस इंतज़ार में हैं कि मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन पूरी करे, ताकि वहाँ पर हम देखें कि मार्केट की लेग कहाँ पर लगती है। वो कहाँ पर लग सकती है, वो इंशाल्लाह हम टेक्निकली जो है वो चार्ट को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी, जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह से मार्केट ने सिर्फ़ 25 पॉइंट्स निकाले हैं और उसकी वजह ये है कि लोगों की अभी भी बहुत सारी होप्स जो हैं वो जुड़ी हैं। एक तो रिफाइनरी पॉलिसी के साथ, उसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया से कुछ खबरें आ रही हैं कि वो कोई 20-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है माइन्स के अंदर। और फिर इस तरह से मिल-जुल के फिर उसके साथ रिज़ल्ट्स का सीज़न है, कोई रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, कोई डिविडेंड का अच्छा ऐलान हो जाता है, तो वो शेयर जो है वो परफ़ॉर्म करता है। तो इस तरह मिला-जुला सा रुझान जो है वो मार्केट में चल रहा है, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उन्होंने यकीनन अपने आप को करेक्ट तो करना है। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मार्केट में से निकला जाए। मार्केट में ही रहा जाए, चंद मखसूस शेयर्स में रहा जाए और जब वो शेयर परफ़ॉर्म करें तो उनमें से कुछ क्वांटिटी को एग्ज़िट किया जाए, फिर जब वो वापस आएँ तो उनको बाय बैक किया जाए और इस तरह से मार्केट के साथ इन एंड आउट की सिचुएशन होनी चाहिए। अब 2-3 खबरें हैं उनका ज़रा थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं, तो फिर जो है वो हम इंशाअल्लाह वापस आते हैं यहाँ पर। पहली खबर जो है वो तो हैस्कोल के हवाले से है कि ये कहा गया है कि जी हैस्कोल जो है वो फिर एक और प्लान दिया है उसने अपने जो उसके कर्ज़ाजात हैं उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का। देखिए अब इन तिलों में तेल नहीं है, एक तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। लिहाज़ा अगर आप इसका उठा के देखें जो इसका रिज़ल्ट आया है तो आपको वहाँ से खुद ही समझ लग जाएगी कि बेसिकली किसी भी चीज़ को जिस वक़्त आपने मुरम्मत करना होता है ना, हमारे पंजाबी झटका अंदाज़ में जिसको कहते हैं ना, तो मुरम्मत करने से पहले जो आपकी लीकेजेज़ होती हैं ना, आपने उसको रोकना होता है। अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी होती है, बाकी के मामला तो बाद में होंगे ना। तो इनसे तो अपने जो इस वक़्त रनिंग इनके जो लॉसेस हैं, वो ही कंट्रोल नहीं हो रहे। तो जो इनकी डेट की जो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग है, वो कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? इनकी दौड़ इतनी नहीं है, 2 नंबर लोग हैं, बेहतर यही है कि बस इसको हल्का-फुल्का सा ट्रेड-श्रेड करें और फिर जो है वो किसी और तरफ जाएँ। देखिए अच्छे-अच्छे ग्रुप्स हैं, एंग्रो ग्रुप कितना अच्छा ग्रुप है, आपको जो है वो डिविडेंड भी देता है 2 नंबरियाँ करता होगा, हम हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, लेकिन देखिए उनका एक हिस्ट्री है, वो काम करते हैं डिविडेंड देते हैं लोगों को, उनकी परफ़ॉर्मेंस है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा ग्रुप है। मंशा ग्रुप है, काम करते हैं जो है वो शेयर होल्डर के साथ प्रॉफ़िट को शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं उनके आगे प्लान्स हैं जो हमें वक़्तन फ़वक़्तन पता लगते रहते हैं।
उसकी तरफ जाएँ। तब्बा ग्रुप है, उसकी तरफ चले जाएँ, चले आरफ हबीब की तरफ चले जाएँ, वो भी काम करते हैं, जैसे-तैसे भी हैं, हमें इख्तिलाफ़ अपनी जगह पर। लेकिन बहरहाल उनका जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, वो अच्छा परफ़ॉर्म करती है। उनकी जो उनका यूरिया का है, आरफ हबीब लिमिटेड, वो अच्छा परफ़ॉर्म करती है। तो यूबीएल वाला देख लें, बैंकिंग सेक्टर में अच्छे शेयर्स हैं, वो देख लें, तो क्या ज़रूरत है इन ऐसे शेयर्स में जाने की? मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनके पास लेना-देना कुछ नहीं होता, लेकिन वो टेक्निकली परफ़ॉर्म करते हैं और अक्सर लोगों के जो छक्के लगते हैं, वो उन्हीं में लगते हैं। लेकिन फिर बाद में वो जब अड़ जाते हैं उन शेयर्स के अंदर, तो फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान जैसी जो मार्केट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, रातों-रात चीज़ें बदल जाती हैं, वहाँ पर ज़रा रिस्की फैक्टर से थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। थोड़ा-सा स्लो शेयर्स की तरफ अगर आप रहेंगे, तो आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको समझने को भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जी, जो दाऊद इक्विटीज़ है, वो 1 दिन में चलता है और 26% आपको प्रॉफ़िट दे देता है, वाह जी वाह! तो ठीक है फिर, आप उसमें काम करें अगर आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में ये शिकवा ना करें कि जी वो खरीदा था जी ₹8 के ऊपर, अब वो ₹2 पे आ गया तो मैं क्या करूँ? ये मैंने एग्ज़ाम्पल दी है एक। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। हकीकत के साथ चलेंगे तो को मार्केट में फँस भी जाएँगे ना इंशाल्लाह, तो निकल जाएँगे। आगे चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो ये है कि जो सितारा पेरोक्साइड है, इसको उन्होंने डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में फेंक दिया है। लिहाज़ा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतना ज़्यादा ट्रेड भी नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो खबर ये है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो सर्कुलर डेट है गैस का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये सर्कुलर डेट बनता ही क्यों है? जब आप उसकी खरीदारी जो है वो करते हैं, फिर आगे आप उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद जिससे आपने पैसे लिए होते हैं, उसको आप रीपेमेंट नहीं करते, तो वो मामला फँस जाते हैं। तो बेसिकली हुकूमत ने अपनी एक जेब में से पैसे निकाल कर दूसरी जेब में डालने हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आरएलएनजी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से कि मेरा ख़्याल है हवेली बहादुर शाह है का और भिकी का पावर प्लांट है शायद। ये दोनों जो है वो आरएलएनजी पे चलते हैं। अब अगर आप एसएनजीपी से गैस लेंगे और इनको चलाएँगे और बाद में बिजली बना के लोगों को बेच देंगे और एसएनजीपी को आप पैसे नहीं देंगे, तो एसएनजीपी जो है वो फिर क्या करेगी? वो बेचारी भी रोती फिरेगी गलियों के अंदर। तो जब आप उसको पैसे दे देंगे, तो वो उसका जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ ये है कि हुकूमत जो है वो पैसे उनके पास नहीं है देने के लिए। तो अगर वो रिलीज़ करते हैं तो यकीनन इस पूरे सेक्टर को फ़ायदा होगा, ऑयल एंड गैस को, क्योंकि एसएनजीपी ने अपनी जेब से गैस की थोड़ी देनी होती है। या तो ये इम्पोर्ट की आरएलएनजी देती है या फिर इसने जो है वो ओजीडीसी से गैस उठाई होती है, उसकी गैस फ़ील्ड में से या माड़ी वालों से उठाई होती है, तो उसको इसने पैसे वापस करना होते हैं। तो ये एक एक सर्कल बना होता है, जब ये सर्कल मुकम्मल होगा, तो यकीनन सबको फ़ायदा होगा। ओजीडीसी को भी फ़ायदा होगा, माड़ी को भी फ़ायदा होगा, पीपीएल को भी फ़ायदा होगा और इसके साथ जो पोल है, उसको फ़ायदा होगा। ये जितने भी हैं ऑयल एंड गैस के, इन सबको फ़ायदा होगा। तो देखते हैं, हुकूमत ने ये कहा ही है, मुझे बहरहाल इनकी बातों पे यकीन नहीं है इतना, लेकिन टेक्निकली शेयर के साथ बहरहाल हमें चलना चाहिए। अगला जो है एक और खबर शामिल करते हैं और फिर वापस चलते हैं। आज वीकेंड है, मैं घर वापस आ चुका हूँ जहाँ गया हुआ था, तो आज थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली जाएँ। एक जो खबर जो कि स्टॉक मार्केट के साथ बहरहाल इसका कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था इसके ऊपर थोड़ा-सा अलहदा से वीलॉग करूँ, लेकिन थोड़ा-सा टाइम महदूद है, कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय चावल के खरीदारों को अपनी जानिब मतवज्जा करने के लिए कोशां। हालाँकि हकीकत बात ये है कि ये हमारे पाकिस्तानी जो चावल के एक्सपोर्टर हैं, ये इतने 2 नंबर हैं, बल्कि 2 से भी अगर कोई 20 नंबर का हो तो उसको साथ जोड़ा जाए। ये इतने घटिया लोग हैं कि ये पाकिस्तान से चावल उठाते हैं, दुबई में इंडियंस को बेच देते हैं और बल्ले-बल्ले करके तो वापस अपने घर चले जाते हैं। वैल्यू एडिशन करते नहीं हैं, कंटेनर के कंटेनर उनको उनको थमा देते हैं और यूरोप के अंदर आपको जितने भी ब्रांड नज़र आते हैं, मैं 90 प्लस ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। 90 प्लस से मुराद 90%। सर जी वो इंडियन हैं, वो चावल वो पाकिस्तानी बेचते हैं। अब इंडियंस ने जब अपनी वैल्यू एडिशन की मार्केट जो है वो बना रखी है, तो अब आप उनके पीछे-पीछे फिरेंगे ना, कि उनसे कहेंगे कि सर हमारे पास तो वो क्या कहते हैं जी, कंज़्यूमर मार्केट नहीं है, कंज़्यूमर मार्केट तो उनके पास है। तो वो चाहे आपसे खरीदें या अपना चावल 2 नंबर जो उन्होंने 2 नंबर बासमती बनाया है, वो उसको बेच दें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो यहाँ पे बैठे भुगत रहे हैं ना।
बासमती लिखा होता है लेकिन वो चावल बासमती नहीं है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है अगर हम उसके पीछे जाते हैं तो। सिर्फ़ बात करने का मतलब ये है कि ये इस किस्म की खबरें जो हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि काम करने का तरीका ही नहीं बदलेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर जाके अब ये सारा का सारा ये फड्डा किस चीज़ का है? कि अब उन्होंने इनसे होलसेल चावल भी खरीदना बंद कर दिया होगा। वो थोड़ा बहुत खरीदते हैं, बाकी वो अपना और इधर-उधर से पूरा करके चूँकि कंज़्यूमर मार्केट है ना उनके पास, ब्रांड्स हैं उनके, डेवलप हो चुके हैं। अब वो उसके अंदर कोई भी चीज़ बना जो किसी भी जगह से चावल उठा के डाल के बेच दें तो चीज़ लोग तो खरीदेंगे। मैं अगर ए, बी, सी ये ब्रांड की अगर चीज़ खरीदता हूँ, मिसाल के तौर पर एडिडास की खरीदता हूँ। अब वो एडिडास की चीज़ जो है वो अब वो एक ब्रांड बन गया। अब वो जूते जो है वो बांग्लादेश से बनवाए या वो वियतनाम से बनवाए या वो चाइना से बनवाए, मुझे इससे क्या? मैं तो एडिडास का ब्रांड खरीद रहा हूँ ना। सो कंज्यूमर मार्केट डेवलप हो चुकी है इंडिया की। अब ठीक है, अब रोते फिरें उनके पीछे-पीछे, क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग तो यहाँ पे बैठ के कुड़ते ही हैं बस और क्या करें? आगे चलते हैं जी। अच्छा एक और बात जो थी वो मैंने ज़ाहिर-सी बात है अब अपना-अपना किरदार होता है। मैंने ये अर्ज़ करनी थी कि चूँकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ यूके के अंदर तो अभी फ़िलहाल कुछ 4-6 महीने मैं और हूँ यहाँ पर। तो जितने भी लोग मुझे सुनने वाले हैं, जो हम जिनका हमारे साथ ताल्लुक है, अगर आपको यूके या यूरोप में कोई काम हो, किसी भी हवाले से, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ताकि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ लग रही कि यार उत्थे कोई बंदा होना चाहिए, ठीक है ना? तो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कोशिश ये करेंगे कि अगर आपको कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी यहाँ से, तो अगर तो वो हमें आगे से फ्री मिल जाएगी, तो हम फ्री आपको पास कर देंगे। यानी कि कोशिश ये करेंगे कि अगर आप अपने इनिशियल लेवल पर हैं, कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस का प्रॉब्लम है, यूके भी और पूरा यूरोप भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। यूरोप पूरा का पूरा और यूके। यूके और यूरोप के अंदर आपको किसी किस्म का अगर कोई काम हो तो आप मुझसे राब्ता करें। लेकिन राब्ता इस तरीके से होना चाहिए कि आप जिस वक़्त मुझे मेरे इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट भेजें, ये मैं ज़रा थोड़ा-सा वाज़िया कर दूँ फिर आगे चलते हैं। इस नंबर के ऊपर जिस वक़्त आप मुझे टेक्स्ट भेजते हैं कि आपको यूके या यूरोप के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई हेल्प चाहिए, तो सर वो मैसेज पूरा होना चाहिए। उसमें आपका एक ही मैसेज के अंदर चाहे आप वॉइस मैसेज लिखें या टेक्स्ट लिखें, पूरी बात मुकम्मल होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप सिर्फ़ सलाम अलैकुम का मैसेज भेज देंगे तो आगे से माज़रत के साथ मेरी तरफ से जवाब आपको मौसूल नहीं होगा। ये पीछे भी बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हैं इस हवाले से कि जी आप जो है वो कायल नहीं करते या दीगर मामलात हैं। सर यहाँ रह के ना कायल सिस्टम खत्म हो गया है। आगे चलते हैं। फिर कल इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये एक चीज़ मैंने एडिशन करनी थी कि आपको यूके या यूरोप के हवाले से कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो तो इन्फॉर्मेशन फ्री मिलेगी वो आपको फ्री पास हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर यहाँ से मुझे यूरोप जाना पड़ता है आपके काम के लिए, तो वो फिर आपके साथ हम बता देंगे कि सर इतना खर्चा जे आप पे कर दें, हम जाके आपका इन्फॉर्मेशन आपको पास कर देंगे आके। तो ये एक चूँकि आजकल मैं ज़रा यहाँ पर अपने ही बिज़नेस के हवाले से चूँकि ज़रा टाइम है मेरे पास, तो जितना टाइम है वो आपके साथ भी शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं जी। अब चलते हैं हम अपनी मार्केट की तरफ। 25 पॉइंट सिर्फ़ मार्केट ने निकाले। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ से है वो ये है कि मार्केट को करेक्ट करना चाहिए और मार्केट को कोई 200-400 पॉइंट्स मज़ीद निकालने चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि न्यूज़ का भी है, अभी जिस तरह से कि अभी हमने ज़िक्र किया सर्कुलर डेट का, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा और सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट सिर्फ़ एसएनजीपी तक नहीं रहेगा, वो आपके पावर जनरेशन तक भी जाएगा। तो ये 3-4 बड़े सेक्टर हैं और आपको पता होना चाहिए कि जिस वक़्त आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर चलता है और साथ में थोड़ा-सा तड़का जो है वो अगर आपका लग जाए पावर जनरेशन का तो वो मार्केट 100 इंडेक्स को खड़ा कर देती है। गो के बाकी शेयर्स आपको लगता है कि वो तो बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं। ज़ीरो से मुराद ये है कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन 100 इंडेक्स जो है वो छत को लगता है जाके, तो देयर इज़ अ चांसेस। तो आपने अपने शेयर्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। माशाल्लाह से जो सिचुएशन रही है अपर कैप की इसमें 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं लोअर कैप की बात करें तो ईपीक्यूएल के साथ और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं मज़ीद और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। टॉप 10 सिंबल में माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सिनर्जी में लगा, उसकी वजह जो है वो हम बयान कर चुके हैं। उसके बाद देन ओजीडीसी एंड सो फिर के इलेक्ट्रिक, कैपको है
और पीपीएल एंड देन ट्रीट। कुछ नहीं है बाकी। ये जो वॉल्यूम आज सबसे ज़्यादा जो 60 मिलियन प्लस का वॉल्यूम था, ये ग्राफ के अंदर भी जिस वक़्त हम देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है ये थैंक्स टू सिनर्जी है। अगर वो इसमें से निकाल दें तो बाकी पीछे रहता ही कुछ नहीं है। तो लोग जो हैं वो थोड़ा-सा बैक फुट पे हैं और बैक फुट पे होने की जो वजह है वो यही है कि मार्केट अपनी एक हाई को क्रॉस करके अपने करेक्शन मोड के अंदर है। तो जब करेक्शन मोड के अंदर हो तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इंतज़ार में होते हैं। हमारे जैसे लोग भी इंतज़ार में होते हैं कि नई एंट्री ना की जाए, नया शेयर बाय ना किया जाए, जो मौजूद हैं उसको ही प्लस माइनस किया जाए और उसी में ट्रेड करने की कोशिश की जाए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सेक्टर वाइज़ सिचुएशन जो है वो क्या रही। सेक्टर वाइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डाले हैं ऑयल एंड गैस ने, देन ऑटोमोबाइल्स ने। और ऑटोमोबाइल्स ने सेक्टर जो है वो क्यों डाले हैं, उसकी वजह मिलर ट्रैक्टर है। माशाल्लाह से जिनके पास है जी मिलर ट्रैक्टर वो यशी करें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। एंड देन उसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग का भी और एक्सप्लोरेशन का भी। इन इसकी वजह अभी हमने सारी जो है वो तफ़सील के साथ डिस्कस कर ली है कि ये जो चारों के चारों सेक्टर हमें परफ़ॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज़ है? आगे चलते हैं जी और आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल जो है वो बहुत अच्छी कैंडल बनी है। मैं ज़ाती तौर पर इस कैंडल को पसंद करता हूँ। लेकिन मार्केट चूँकि अपने बिल्कुल हाई के ऊपर है, सो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट ना करे। ये मैं सिर्फ़ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स जो है वो यहाँ पर स्टे कर जाए, लेकिन जो आपके शेयर्स हैं अदर देन बिग शेयर्स, उनके अंदर जो है वो आपको करेक्शन नज़र आ सकती है। लिहाज़ा आपका शेयर जो है अदर देन बिग शेयर्स अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो यहाँ से अपनी करेक्शन लेनी शुरू हुआ है, तो आपको निचले लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि इंडेक्स जो है वो शायद इतना ज़्यादा करेक्ट ना करे, लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं, वो करेक्शन ले सकते हैं और इंशाल्लाह लेंगे। लिहाज़ा दूसरी बाइंग जो है वो आपको सपोर्ट पर करनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ख़्याल रखें और इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल है। इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह कुछ बातें हैं उन पर अगर सेपरेट वीलॉग ना करने का टाइम मिला तो मार्केट की वीडियो में ही हम जो है वो अर्ज़ कर देंगे आपको। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।